हेलो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप कक्षा 10 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 विज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसके 3 पार्ट होते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल लक्ष्य लर्निंग हब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं जिनके गुण पहले से अलग होते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं या एक से अधिक नया पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसी तरह से समझते हैं, जैसे जब मैग्नीशियम धातु को हवा में जलाया जाता है तो यह ऑक्सीकरण गैस के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक नया पदार्थ बनाती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन में गर्म करते हैं, जैसे हमने मैग्नीशियम ले लिया और ऑक्सीजन में इनकी आपस में क्रिया करा दी, तो हमें जो मिलता है वो एक नया पदार्थ मिलता है और उसका नाम हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये क्रिया होती है तो इसमें से तेज सफेद प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊष्मा निकलती है, सफेद रंग का पाउडर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये 3 चीजें इसमें से आपको देखने को मिलती हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के भी बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, यानी कैसे पहचाने कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन होगा या फिर गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन या अवक्षेप का बनना। तो ये मुख्य कारण है जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलिए इसी तरह समझते हैं हम आगे। और एक बात बता दूं, आप जब भी कोई लेक्चर अटेंड करें तो पेन और कॉपी लेकर बैठें और उसके नोट्स बनाते चलें ताकि आपके एग्जाम से पहले उसे अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जो भी हम अभिक्रिया होती है उनको जिन सूत्रों की मदद से हम लिखते हैं उसी को या वह रूप ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जल मिलता है। अब ये तो हिंदी में लिख लिया हमने, अब हम इसको सूत्रों की मदद से लिखते हैं। जैसे H2 प्लस O2, ये हाइड्रोजन हो गई और ये ऑक्सीजन हो गई, इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें जल मिलता है यानी H2O मिलता है। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करना अभी मैं सिखाऊंगा आपके लिए, लेकिन पहले मैं यहाँ कर देता हूँ बैलेंस। जैसे कि यहाँ पे O कितने हैं? 2 हैं और यहाँ पे 1 है, तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब हमने देखा कि 2 से गुणा करने पर ये जो है हाइड्रोजन को 4 हो गया, इसलिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। अब ये बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। तो हमने जो इन सूत्रों की मदद से दर्शाया किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, हाइड्रोजन गैस जो है उसे धीरे धीरे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पानी बनने लगता है यानी जल बनने लगता है, और ये बहुत कम मात्रा में बनता है, इसलिए ये विधि जो है वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में यानी इसके ऊपर एग्जाम में टिप्पणी पूछी जा सकती है। इसे समझते हैं, जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। जैसे कि मैं इसमें बता दूं, जैसे कोई 2 पदार्थ हैं,
वो आपस में क्रिया करते हैं तो उनका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है बल्कि उनका रूप बदल जाता है। जैसे मान के चलिए पानी, पानी को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो जम जाता है, लेकिन जैसा द्रव्यमान पानी का था वैसा ही द्रव्यमान किसका रहेगा, बर्फ का, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। पानी द्रव था और जबकि बर्फ ठोस हो जाता है। तो ऐसे ही समझते हैं इसका उदाहरण। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एक गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक गैस है। ये दोनों गैस हैं, लेकिन जब ये आपस में क्रिया करती हैं तो एक द्रव बनाती हैं जो जल है। जैसे ये क्या है, एक द्रव है, तो यहाँ पे ये जल का सूत्र है। तो यहाँ पे गैस आपस में क्रिया करके और द्रव बनाती है, तो यहाँ पे इनका रूप बदल गया लेकिन इसका द्रव्यमान सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन को अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन में क्रिया कराते हैं तो हमें 36 ग्राम टोटल, यानी कि 4 ये और प्लस 32 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया 36। तो 36 ग्राम जो होगा वो जल प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे 36 ग्राम जल प्राप्त होगा। तो इसी तरह से हम समझते हैं आगे। तो चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनकी आपस में क्रिया कराई जाती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के उपरांत जो हमें प्राप्त होता है वो हमारे उत्पाद कहलाते हैं। यानी जैसे जल, जल यहाँ पे उत्पाद है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, अभिकारक है। तो इनकी संख्या जो है वो समान रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 है हमारे पास हाइड्रोजन, और ऐसे ही ऑक्सीजन कितने हैं, वो कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। तो यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो सेम इधर भी होना चाहिए जो हमें प्राप्त होता है उसमें। तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन 4 है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तक होती है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो कितनी है, 2 है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल संतुलित समीकरण है। तो इसी को कहते हैं हम संतुलित, कि प्रत्येक तत्व होते हैं उनकी परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। तो चलिए आगे समझते हैं। जैसे संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, इसलिए ही इसे बैलेंस किया जाता है कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे। तो चलिए आगे समझते हैं कुछ इसके उदाहरण। जैसे यहाँ पे दिया है समीकरण को संतुलित कीजिए, इसी तरह से पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए इस समीकरण को हम संतुलित करना सीखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की संख्या है वो कितनी है, 2 है। और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि H की संख्या 2 है, यहाँ पे O की संख्या 2 है, और यहाँ पे देखा H की संख्या 2 है और O की संख्या 1 है। तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ से गुणा करते हैं, यहाँ पे गुणा करना गलत होता है। तो अब हम देखते हैं कि O तो बैलेंस हो गया, 2 इधर है और 2 इधर हो गया, लेकिन अब देखते हैं H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को करते हैं 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाता है हाइड्रोजन की संख्या जो अब प्राप्त हुई वो हो गई 4। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हम इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, मतलब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। तो अब ये हाइड्रोजन की जो संख्या है वो हमें प्राप्त होती है 4। तो जो नई समीकरण प्राप्त होती है वो इस तरह से मिलेगी, 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। इस तरह से ये बिल्कुल संतुलित समीकरण बन जाती है। इसी तरह से आपको पेपर में भी संतुलित करने को आएंगी और आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा उदाहरण है Fe2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब हम इन्हें अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहले Fe कितना है, 1 है, और यहाँ पे देखते हैं H कितना है हमारे पास, 2 है, और O हमारे पास कितना है, 1 है। इसी तरह से एरो के बाद वाले, यानी कि जो हमारे शुरू वाले होते हैं ये अभिकारक होते हैं, बाद वाले उत्पाद होते हैं। तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे Fe जो है वो कितने हैं, 3 है, और O कितने हैं, O है 4, और यहाँ पे देखेंगे H हमारे पास कितने हैं, H है हमारे पास 2। अब हम देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन को संतुलित करना होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। तो इसे अब देखते हैं ओ यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, और जबकि यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे, लेकिन जैसे हमने 4 से गुणा करी तो ये हाइड्रोजन की संख्या में परिवर्तन हो गया, यानी कि 4 दूनी 8,
हाइड्रोजन प्राप्त हो गए हमें कितने, 8। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी ताकि ये 8 हो सके, यानी कि यहाँ पे हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितने, 8 हो जाएंगे। अब ये तो बैलेंस हो गए हमारे पास, कौन कौन सी चीजें बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, Fe यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, मतलब यहाँ पे इसमें 3 से गुणा कर देंगे। अब आप देखेंगे तो Fe यहाँ पे 3 है, Fe 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 4 मिल चुके हैं क्योंकि हमने इसमें 4 से गुणा कर लिए, तो ये भी बैलेंस है, यहाँ पे भी 4 है इसलिए। तो अब जो हमें नई समीकरण प्राप्त हुई वो हुई 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2, ये गैस है इसलिए इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुई ये एक संतुलित समीकरण है, तो इस तरह से आपको भी संतुलित करना है। तो चलिए अगला उदाहरण समझते हैं। अगला उदाहरण है हमारे पास Al प्लस O2 एरो Al2O3। तो यहाँ पे देखा हमने जो Al की संख्या है वो कितनी है, 1 है, और जबकि ऑक्सीजन की संख्या जो है यानी O की संख्या है वो 2 है। इसी तरह से हम इधर देखते हैं जो Al की संख्या है वो कितनी है, 2 है, और जो ऑक्सीजन है इसकी संख्या कितनी है, 3 है। तो अब इसे हम समझते हैं, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। अब ये दोनों किसी एक पहाड़े में आ जाए ऐसे से गुणा कर देते हैं। तो अगर मैं इसमें कितने से गुणा करूं, इसमें मैं कर दूं 3 से गुणा और इसमें मैं कर दूं 2 से गुणा, तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे 3 से गुणा करी, मतलब यहाँ पे भी हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। इसमें हमने 2 से गुणा करी तो हम इसमें तो 2 से गुणा कर नहीं सकते इस तरह से, ये तरीका गलत है, ठीक है। तो हमें 2 से गुणा यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 से गुणा करी तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी संख्या चेंज हो गई, यानी 2 दूनी 4, ये बन गया 4। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देंगे। अब जो समीकरण प्राप्त होगी हमें 4Al प्लस 3O2 एरो 2Al 2O3। तो ये अब समीकरण जो प्राप्त हुई ये बिल्कुल बैलेंस समीकरण है, संतुलित समीकरण है। और आप पेन और कापी लेके जरूर बैठिए क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो वो अच्छे से आप याद कर पाएंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। तो जैसा कि आप जानते हैं पेपर में इनमें से एक न एक अभिक्रिया अवश्य पूछी जाती है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से इन अभिक्रियाओं को पढ़ना है। तो हमारी पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी इसलिए मैंने इसमें बीच में डाल दी है क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए सक्रियता श्रेणी आपको समझनी पड़ेगी। आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन अभिक्रियाओं को विस्तार में समझते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसे ध्यान से आप समझिए। तो चलिए इसको परिभाषा सहित समझते हैं और इसको उदाहरण को जानते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं यानी एरो से जो पीछे होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, बाकी आप लिख भी सकते हैं इसे। उदाहरण इसका समझते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना पत्थर CaO में पानी यानी H2O मिलाया जाता है तो यह अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना बनता है। तो जैसा कि आपने घरों में देखा होगा कि घर में जब पुताई करते हैं तो पुताई के दौरान जो हम डेली वाला चूना लेकर आते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है और जब वो ठंडा हो जाता है तो पुताई के काम में लेते हैं। तो इसी तरह से इसके समीकरण को समझते हैं। जब हम CaO प्लस H2O की क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
ये क्या है, बुझा हुआ चूना, और ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, और ये है जल का स्रोत। तो इस तरह से आप समीकरण पेपर में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। इसी तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जैसे कि आप शब्द से ही जानते हैं कि ऊष्मा का निकलना, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिसे इंग्लिश में हीट भी बोलते हैं, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, वह अभिक्रिया जो क्रिया के उपरांत ऊष्मा छोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण को समझते हैं। जब मेथेन गैस CH4 को ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो यह अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी H2O बनाती है। यानी कि मेथेन गैस को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें प्राप्त होता है। जैसा कि हम समीकरण से जानते हैं, यहाँ पे CH4 यानी मेथेन की जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और बच जाती है ऊष्मा, यानी उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो इसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप इस तरह से हिंदी में उदाहरण लिखें, उसके बाद में उसकी एक समीकरण दे दें, और समीकरण को जितना सिंपल से रख सके उतना सिंपल रखिए, क्योंकि समीकरण को याद करना थोड़ा टफ होता है। तो आप सरल समीकरण को पेपर में लिखिए। तो आगे पढ़ते हैं अगली अभिक्रिया, वियोजन या अभिघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अभिघटन अभिक्रिया क्या होती है कि वियोजन से पता लग रहा है कि अलग अलग होना, वियोजन का मतलब क्या, अलग अलग होना, और अपघटन का मतलब है टूटना। तो इसकी परिभाषा को समझते हैं। जब कोई एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बदल जाता है, जब कोई एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बदल जाता है, तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे जो एक पदार्थ होता है उसके क्रिया के उपरांत दो या दो से अधिक भाग हो जाते हैं, यानी कि दो से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए इसके उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण है, जब कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर CaCO3 को गर्म किया जाता है तो यह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में बदल जाता है। तो ये जो उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का। तो आप हिंदी में भी इस तरह से लिखना ना भूलें, और समीकरण दीजिए जैसे CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, यानी कि ये दो जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई, तो यहाँ पे एक पदार्थ था, इसके दो नए पदार्थ बन गए, इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं, यानी कि अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आप पेपर में बहुत अच्छे से लिखे जरूर आइए। तो वियोजन अभिक्रिया में एक चीज बता दूं, वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए हम समझते हैं अब वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला प्रकार है हमारा A नंबर, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा यानी गर्म करने पर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी है, जैसे ऊष्मा देने पर या गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक समीकरण से समझते हैं, यहाँ पे CaCO3 और यहाँ पे एरो लगा के इसके ऊपर डेल्टा लगा देना या फिर लिख देना गर्म करने पर, तो आप इससे समझ जाएंगे ये गर्म करने पर डेल्टा साइन देता है, ये क्रिया गर्म करने पर हो रही है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका ऊष्मीकरण हो रहा है, यानी कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो रही है। B नंबर है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जो अभिक्रिया का वियोजन यानी टूटना विद्युत धारा से होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके उदाहरण को समझते हैं हम। यहाँ पे जो जल है इसको जब विद्युत धारा देते हैं, यानी विद्युत धारा को इस तरह से लिख सकते हैं, विद्युत
धारा, हमेशा आप एरो के ऊपर लिखें विद्युत धारा, और ये टूट जाती किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये बदल जाती है। तो ये अभिक्रिया थी विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रकार यानी सी नंबर, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जब वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे इसका चलिए हम उदाहरण समझते हैं। जब AgCl प्रकाश की उपस्थिति में, आपको क्या करना है, इस एरो के ऊपर प्रकाश लिखना है, ठीक है, इस तरह से। जब हम AgCl की क्रिया कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में तो Ag अलग और Cl2 अलग हो जाता है। तो ये हमारी कहलाती है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर हमारी वियोजन अभिक्रिया समाप्त हो जाती है यानी कि कंप्लीट हो जाती है। तो जो बाकी हमारे टॉपिक रह गए वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।